नमस्कार। स्वागत है आपका सी एस एकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सी एस एकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सी एस एकेडमी पीसीएस। आज हम देखो उत्तर प्रदेश विशेष के तहत हम अपने उत्तर प्रदेश का इतिहास जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। इसी के क्रम में ये आज आपका लेक्चर नंबर जो होगा ये आपका लेक्चर नंबर 1 होगा। कि पीछे के जो लेक्चर मैंने आपको बताया था उत्तर यूपी स्पेशल को लेकर, उसमें केवल आपको सिलेबस पर चर्चा की गई थी। क्योंकि देखो, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये तो जान लेना आवश्यक होता ही है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। उसके बारे में मैंने आपको डिटेल चर्चा पिछले के लेक्चर में की है। यदि आपने वो पीछे का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लेना, क्योंकि उसी से ही आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से सवाल आते हैं और क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो देखो, ये जो आपका वीडियो होगा ये तो वीडियो आपका पूरी तरीके से यूपी ट्रिपल एस सी के लिए डेडिकेटेड होगा। जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम होते हैं और जानते हैं कि वहाँ से यूपी के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे आप देखते हैं जूनियर असिस्टेंट का पेपर होता है, अभी जो होगा वो हाल ही में पेपर होगा। फिर उसके बाद में पैट का होगा, वीडियो का भी होगा आपका, हेल्थ वर्कर का है, फॉरेस्ट गार्ड है, एक्सरे टेक्नीशियन है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का पेपर होगा आपका। तो ये सब जो पेपर होंगे ये सब यूपी ट्रिपल एस सी ही कराएगी। और आप देखते हैं कि जो सिलेबस जूनियर असिस्टेंट का बदला हुआ है उसमें 15 से 20 नंबर का वेटेज आपके यूपी स्पेशल को दिया गया। तो यूपी स्पेशल पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखकर चलना पड़ेगा जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी के पेपर होते हैं उनको, क्योंकि वो उसी से ही यूपी से ही ज़्यादा सवाल पूछने का यहाँ से प्रयास होता है। उसी के तहत ही हमें यहाँ पर ये देखना है कि किस प्रकार से हमें इसको पढ़ना है। और आज हम इसी के क्रम में जो हम लेकर चल रहे हैं वो इसी के क्रम में आज हम अपना उत्तर प्रदेश का इतिहास लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसे स्टार्ट करेंगे तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में हमें पढ़ना है कि पहले सबसे पहले देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास क्या रहा। उसके बाद में आप देखेंगे कि मध्यकालीन में क्या रोल रहा उत्तर प्रदेश का। और उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे लेकर इसको आधुनिक भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारतीय नहीं कहेंगे, आधुनिक उत्तर प्रदेश का इतिहास कहेंगे। इसी को लेकर हम आगे बढ़ने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना। उत्तर प्रदेश क्या कहता है। उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है। उत्तर प्रदेश का इतिहास में देखो, इसका प्राचीन नाम जो था वो मध्य देश था। शुरुआत में यदि हम देखें तो शुरुआत का मतलब ये है कि जो 16 महाजनपद हैं उनसे भी पहले की कहानी देखें तो उनमें प्राचीन नाम जो मिलता है उत्तर प्रदेश का वो मध्य देश मिलता है देखने को। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि हम जो आर्यन थे वो कहाँ से आए थे। आर्यन आए थे मध्य एशिया से। और कहाँ आकर बसे थे, वो आपके भारत में ही आकर बसे थे, जो आपका सप्त सैंध वाला प्रदेश है। उसी सप्त सैंध वाले प्रदेश में ही कुछ हिस्सा आपका उत्तर प्रदेश को भी देखने का यहाँ पर मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में यदि हम शुरुआत करेंगे तो 16 महाजनपदों से शुरुआत करते हैं। तो जो 16 महाजनपद हुए उत्तर प्रदेश में उनके बारे में जो जानकारी मिलती है हमें वो, एक तो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और दूसरा है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। तो इन्हीं 16 महाजनपदों में से इन्हीं दोनों निकायों में 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इन्हीं 16 महाजनपदों में से 8 जो थे वो 8 आपके उत्तर प्रदेश में थे। अर्थात ये जो आप मैप देख रहे हैं ये वाला, ये जो गंगा नदी घाटी वाला क्षेत्र है इसी में ही 8 जनपद महाजनपद थे। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हस्तिनापुर है, ऐसे आप देखेंगे यहाँ पर पांचाल है, सूरसेन है, यहाँ पर आप कौशल देखेंगे, मल्ल देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे वत्स। तो ये सब कहाँ है, ये सब उत्तर प्रदेश में ही है। अब देखो यही जो सवाल है ये 2021 में पीसीएस में एज इट इज पूछ लिया गया था कि 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं। तो सीधा सीधा इसका आंसर था 8। और 8 भी कौन कौन से हैं, 8 है आपके नंबर 1 का कुरु, इसका क्षेत्र जो था वो मेरठ था। पांचाल, पांचाल की राजधानी यदि हम देखें तो अहिच्छत्र थी। काशी, काशी की राजधानी वाराणसी थी। सुरसेन, सुरसेन की राजधानी जो थी वो मथुरा थी। और वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। इसी प्रकार मल्ल, मल्ल की राजधानी जो थी इसे कुशीनगर भी कहा गया और इसी को पावापुरी भी नाम दिया गया था। उसके बाद में आप देखेंगे चेदी, चेदी वंश की जो राजधानी थी वो शक्तिमती थी। और कौशल, कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती या अयोध्या भी उसको नाम दिया जाता है। तो ये महाजनपद, इन महाजनपदों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन कौन से उत्तर प्रदेश में हैं। तो 8 महाजनपद जो थे वो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका। तो देखो प्राचीन काल में हम इसे किस तरीके से डिवाइडेशन करेंगे वो देख लेते हैं।
तो प्राचीन काल का जो इतिहास है हम पहले देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के तहत ही हमें क्या मिलेगा देखने को, पाषाण काल मिलेगा। और पाषाण काल में ही हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। लेकिन देव ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के ही परिप्रेक्ष्य में हमें इसको पढ़ना है, केवल ना कि किसी और के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि यदि हम पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे तो ये टॉपिक जो है कई कई दिन चलते हैं। लेकिन हमें क्या है कि हमें एक शॉर्ट रिवीजन देखना है, और वो भी इसके तहत, वो भी आपका उत्तर प्रदेश के तहत। और उसके बाद हम देखेंगे ताम्रयुग, और फिर आप देखेंगे यहाँ पर आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल किस प्रकार से यहाँ पर होगा, और वो किस प्रकार से हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। देखो पाषाण काल। अच्छा, पाषाण का देखो अर्थ क्या होता है, तो पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पाषाण को ही हम ये कह लें कि पाषाण और पत्थर क्या है, दोनों एक दूसरे के पर्याय। पाषाण और पत्थर दोनों एक ही है। तो पाषाण काल का मतलब ये है कि मानव जो था, मानव अपना शिकार जो करता था, अपने शिकार के लिए पाषाण अर्थात पत्थरों पर ही निर्भर था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पत्थरों से ही वो शिकार किया करता था। इसी कारण क्या हुआ कि इसको हमने क्या नाम दे दिया, पाषाण काल नाम दे दिया। इसमें भी पाषाण काल में भी कई परिवर्तन देखने को मिले, जिसको भी हमने पाषाण काल को भी तीन भागों में डिवाइड किया। पूरा पाषाण काल, फिर आप देखेंगे मध्य पाषाण काल, और फिर आप आगे देखेंगे नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल के तहत ही हमें उत्तर प्रदेश में ये देखना है कि क्या क्या प्रमुख है, कि क्या क्या यहाँ से मिला है। देखो प्रयागराज है, जानते हैं पुराना नाम इसका इलाहाबाद है, जो योगी जी ने इसका नाम बदल दिया, प्रयागराज कर दिया। तो प्रयागराज में एक नदी घाटी है, बेलन नदी घाटी। प्रयागराज के बेलन नदी घाटी से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार आप आगे बढ़ेंगे तो सोनभद्र के सिंगरौली। सोनभद्र नीचे जो आप देखते हैं, अभी आपको मैं मैप में इन सबको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ है। तो सोनभद्र जो है वो वहां से सिंगरौली से पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सीधा सीधा पूछेगा सवाल, तो इनमें से कहाँ से पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अ, साक्ष्य मिले हैं या नहीं मिले हैं। चंदौली, चंदौली के चकिया नामक स्थान से पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें। देखो बेलन नदी घाटी से हमें बहुत कुछ मिला है। जो इलाहाबाद की बेलन नदी घाटी है, इसको यहाँ से हमें बहुत कुछ मिला। जैसे बेलन नदी घाटी से ही लोहंदा नाला, लोहंदा नाला एक नाला नहीं है ये, इसका ध्यान रखना, ये स्थान है। यहीं से हमें मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो मूर्ति किसकी बनी थी, हड्डियों की बनी थी। यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई, और इसी मातृ देवी मूर्ति को यदि आप देखना चाहते हैं तो ये वर्तमान कौशाम्बी संग्रहालय में रखी हुई है। आग के आविष्कार का साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आग के आविष्कार का साक्ष्य तो इन्हें प्राप्त होता है यहाँ से, लेकिन ये इसका प्रयोग नहीं जानते थे। इसका आग का आविष्कार तो हुआ कहाँ, पुरापाषाण काल में, ये जानते थे, लेकिन ये इसका प्रयोग नहीं जानते थे। तो इसका जो प्रयोग होगा वो नव पाषाण काल में होगा। तो प्रयोग नहीं, नव पाषाण काल में सीखेंगे। कृषि की इन्हें जानकारी नहीं थी, क्योंकि पूरी तरीके से जो था, मानव जो था वो सर्वाहारी था। जो कुछ मिला उल्टा सीधा मांस मिला, मांस खा लिया। कुछ फूल फल मिले तो वो खा लिए। तो इसके बारे में इसे जानकारी कुछ नहीं थी। कृषि के बारे में ये पूरी तरीके से परिचित नहीं था। लेकिन कुछ स्थानों पर पशुपालन के साक्ष्य भी दिखाई देते हैं। इस काल में मनुष्य केवल क्या था, मनुष्य की प्रवृत्ति थी केवल शिकार करने की। मनुष्य से केवल शिकार करता था और अपना यहाँ पर भरण पोषण ही वो करता था। नेक्स्ट आपका मध्य पाषाण काल पा जाओ। देखो मध्य पाषाण काल क्या कहता है, मध्य पाषाण काल कहता है कि मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य जो या अस्थि पंजर जो मिले हैं वो मध्य पाषाण काल के मिले। इसका मतलब पुरा पाषाण काल के अस्थि पंजर हमें देखने को नहीं मिलते। तो मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य या अस्थि पंजर जो मिले हैं वो मध्य काल के ही हमें दिखाई देते हैं। और ये जो अस्थि पंजर मिले हैं ये कहाँ से, ये प्रतापगढ़ जिले के सराय नहर्रा है। प्रतापगढ़ जिले में दो जगह हैं, एक तो सराय नहर्रा है और दूसरी है मैदाहा। तो दोनों की दोनों जगह जो है यहीं से मनुष्य के अस्थि पंजर के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर आप देखेंगे सराय नाहर राय से ही हमें 14 समाधान मिले हैं। इनका सिर जो था, सिर पश्चिम दिशा में, और पांव जो था वो पूर्व दिशा में। जैसे आपकी ये डायरेक्शन होती है, ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और आपका पूर्व। तो ये जो था सिर इधर था, यदि आप देखें इस तरीके से, सिर इधर, और आपके जो पैर थे वो पैर इसके इधर थे। तो इस तरीके से वो यहाँ पर लिटाया गया था। झोंपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्रयागराज जिले के चैपा तहसील से मिले। ये भी पूछ सकता है आपसे कि झोंपड़ी या मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो चैपा तहसील से। ये कहाँ है, तो प्रयागराज जिले की है ये चैपा तहसील। फिर आप देखेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ, देखो नवपाषाण काल में चावल की कृषि का प्रथम साक्ष्य जो मिला, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं केवल, चावल की कृषि का जो प्रथम साक्ष्य मिला है प्रयागराज के कोल्डी हवा से मिला। प्रयागराज में एक जगह है कोल्डी हवा, वहीं से चावल का साक्ष्य मिलता है।
और इसके साथ साथ देखो मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड और प्रयागराज से औजारों एवं हथियारों के साक्ष्य भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर इतने पॉइंट आपको पाषाण काल से याद रखने हैं और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे अपना ताम्र पाषाण काल को लेकर। ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ देखो, ताम्र पाषाण में क्या हुआ, ताम्र पाषाण काल का अर्थ सीधा सीधा सा है कि यहाँ पर तांबे की खोज हो चुकी थी। जो यहाँ के लोग थे या जो यहाँ की बस्तियां थी या जो संस्कृति थी वो पूरी तरीके से तांबे का प्रयोग करना जानती थी। जैसे इसी में देखें आप हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, ताम्र युग में रखा जाता हड़प्पा सभ्यता को। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को ताम्र युग में रखने के साथ साथ ये ध्यान रखना कि इन लोगों को लोहे का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। लोहे के ज्ञान से कैसे थे, अपरिचित थे। जबकि लोहे का आविष्कार जो होगा वो जाकर 1000 ईसा पूर्व के बाद होगा। और जबकि जो सिंधु सभ्यता की डेट है, वो सिंधु सभ्यता की डेट कौन सी मानी जाती है, सिंधु सभ्यता की डेट 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो ये जो आपकी डेट है ये आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी है। तो ताम्र युग में ही हम क्या कर देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल ऐसा है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे आप देखें मेरठ, यदि आप इसे ऐसे बांट दें कि ये आपका उत्तरी स्थल और ये आपका पूर्वी स्थल, और सॉरी दक्षिणी स्थल, ये आपका पश्चिमी स्थल और ये आपका पूर्वी स्थल है। पूर्वी, यदि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान था तो वो कौन सा था, वो उत्तर प्रदेश में ही था, मेरठ। मेरठ जिले में भी देखेंगे आलमगीरपुर, आलमगीर, आलमगीरपुर से ही साक्ष्य मिला है यहाँ से। तो हिंडन नदी के तट पर था ये आलमगीरपुर। और सहारनपुर से भी मिले हैं ताम्र युग के साक्ष्य। ये है, एक तो है खड़ागांव सहारनपुर में और दूसरा है हुलास। हुलास से इसके भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। और ये दोनों के दोनों सवाल यूपी स्पेशल के तहत यूपी पीसीएस में पूछे जा चुके हैं और ट्रिपल एससी में भी पूछे गए हैं। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखना है। फिर हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है जी, वो आद्य ऐतिहासिक, पहले हमने देखा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब ये है कि ऐसा काल जिसमें मानव ने अपना कोई लिखित साक्ष्य लि- रहा ही ना हो, मानव का कोई भी, तो उसी को हमने क्या कहा, प्राग ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया पाषाण काल। अब यदि हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐसा काल जिसमें मानव ने कुछ लिखा तो सही, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया, तो इसको हम रखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। मानव ने लिखना प्रारंभ किया लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। तो इसी में ही आती है हमारी हड़प्पा सभ्यता भी। हड़प्पा सभ्यता जो है इसमें इन्होंने, हमें लिपि का तो ज्ञान मिलता है लेकिन लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल था उत्तर प्रदेश में कौन था, वो आलमगीरपुर था। जो कहाँ था, वो मेरठ में हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। वो जितनी भी सभ्यताएं थी, सभ्यताओं का जन्म जो हुआ है ज्यादातर वो नदियों के किनारे ही हुआ है। कारण कारण आप भली बातें जानते हैं कि एक तो यहाँ से पानी की उपलब्धता हो जाती थी जो पीने के लिए भी चाहिए और कृषि के लिए और पशुपालन सबके लिए चाहिए था। इसी वजह से ज्यादातर नदियों का जो विकास हुआ है वो कहाँ हुआ, वो नदी घाटियों में ही हुआ है। और जो इस आलमगीरपुर है इसकी जो खोज की थी वो 1958 में इसकी खोज हुई थी, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। और यहीं से मनुष्य द्वारा कपास की कृषि का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश में हिंड नदी से भी कपास की कृषि के साक्ष्य हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या कहता है, ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें मानव ने अपना लिखित विवरण भी दिया है और उसे पढ़ा भी गया है, आसानी से पढ़ा भी जा चुका है। तो उसी को ही हमने ऐतिहासिक काल नाम दिया है। तो वो तीनों को ध्यान रखना है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में। प्राग ऐतिहासिक में क्या हुआ, कोई विवरण नहीं मिलता। आद्य ऐतिहासिक में विवरण मिलता है लेकिन पढ़ा नहीं गया, और ऐतिहासिक में विवरण विवरण मिलता है और उसे पढ़ा भी गया है। तो उसी को ही हमने क्या नाम दे दिया, उसी को ही नाम दे दिया हमने ऐतिहासिक काल। अब इसी में ऐतिहासिक काल में कहाँ से शुरुआत मानी जाती है, तो इसकी शुरुआत जो मानते हैं हम लोहे के आविष्कार से मानते हैं। तो जो लोहे का आविष्कार हुआ लगभग कहाँ हुआ, 1000 बीसी पूर्व। बीसी का मतलब ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, 1000 ईसा पूर्व। लेकिन इसका पूर्ण रूप से प्रयोग जो करना सीखा वो 600 बीसी में हुआ था। खोज जो हो गई थी वो 1000 में बीसी में हो गई थी, लेकिन इसका पूर्ण रूप से प्रयोग जो हुआ वो 600 बीसी में हुआ। और लोहे का जो सबसे पहला साक्ष्य मिलता है, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार आयोग ने इस पर टिप्पणी की और कई बार ये यहाँ से पूछा है। तो कासगंज में एक जगह पड़ती है अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा से ही हमें लोहे का साक्ष्य मिलता है और यहीं से लोहे गलाने की भट्टी के भी यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। बहुत सारी यहाँ पर भट्टियां भी देखने को मिलती हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर खुदाई की गई थी तो यहाँ पर इनसे, इनको लेकर यहाँ से बहुत सारे लोहे गलाने की भट्टी के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। और पीछे ही मैंने आपको बताया कि 16 महाजनपदों में से 8 उत्तर प्रदेश में थे। यदि आप आठों के आठों नाम ना याद रख पाए तो कम से कम ये संख्या तो याद रख ही लेना।
सीधा सवाल आपसे कर देगा कि बताइए कि 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, तो वहां पर आपको जवाब देना पड़ेगा कि 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में जो जनपद थे वो 8 थे। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इन आठों के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कहते हैं। जैसे कौशल, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कौशल कहाँ है। यदि आप देखें, देखो कौशल जो था ये अवध के क्षेत्र में था, अवध के क्षेत्र के आसपास था। इसकी दो राजधानियां थी, एक तो उत्तरी राजधानी तो अयोध्या थी, और दक्षिण राजधानी जो थी वो इसकी अ, श्रावस्ती थी। जैसे आप मैप में देखें, देखो श्रावस्ती यदि आप देखेंगे जो आपका फैजाबाद है, फैजाबाद को ही वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो राजधानी थी फैजाबाद कह लो या अयोध्या कह लो। और उसके बाद में यदि आप दूसरी राजधानी देखेंगे तो दूसरी राजधानी थी इसकी श्रावस्ती। और श्रावस्ती कहाँ है? श्रावस्ती है आप यहाँ पर देखेंगे जो बहराइच है, बहराइच के पूर्व में ये आपका श्रावस्ती। तो यहाँ से देखो इसी तरीके से यदि आप मैप से देखकर पढ़ोगे तो मैप में आपका आइडिया लगता रहेगा और कौन से जिले किस जिले से टच करता है, वो आपको फिर पढ़ने की को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। ऐसे आप देखेंगे कुरु, कुरु का क्षेत्र जो था वो मेरठ से दिल्ली तक था, और इसकी राजधानी जो था वो इंद्रप्रस्थ थी। जो कुरु था मेरठ और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था। ये वाला मेरठ है आपका, और इसी के बराबर में ही आपका यहाँ से आप देखेंगे तो ये दिल्ली वाला क्षेत्र लग जाता है। तो दिल्ली और मेरठ के आसपास का क्षेत्र देखने को मिलेगा। पांचाल, वर्तमान में ये बरेली और बदायूं वाला क्षेत्र है। बदायूं को ले लो, बरेली ले लो, बदायूं ले लो और फर्रुखाबाद। तो पांचाल, और इसकी जो राजधानी थी इसकी दो राजधानी थी पांचाल की। उत्तरी राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिण राजधानी थी कांपिली। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। देखो यहाँ पर बरेली ये रहा आपका, बदायूं ये रहा, और फर्रुखाबाद जो आप लेकर आएंगे वो नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा इस तरीके से। तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये वाला जो क्षेत्र है ये कुरु वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र। ठीक, नेक्स्ट है आपका सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या थी? देखो सूरसेन की जो वर्तमान स्थिति है वो मथुरा है। और मथुरा कहाँ है? मथुरा की जो सीमा लगती है वो राजस्थान से लगती है। तो ये आपका मथुरा, मथुरा और आगरा का क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये वाला आपका आगरा क्षेत्र है आपका। ये ये जो आप देख रहे हैं ये आगरे का क्षेत्र है। तो मथुरा और आगरे वाले क्षेत्र में ही आपको सूरसेन मिलेगा, और इसकी राजधानी जो थी वो मथुरा ही थी। कृष्ण भगवान की नगरी जो थी वत्स। वत्स की राजधानी क्या थी? तो वत्स का जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा वो प्रयागराज में मिलेगा। प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद, ये वाला जो आपका इलाहाबाद है। इस इलाहाबाद में, इस क्षेत्र में आपको, इलाहाबाद क्षेत्र में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसकी जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी। इसी के बराबर में लगा हुआ है कौशाम्बी जिला, क्योंकि आज इलाहाबाद अलग जिला है और कौशाम्बी अलग है। उस समय पर ये दोनों क्या थे? एक ही थे। तो इस प्रकार से आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखेंगे मल्ल। और मल्ल की जो राजधानी है वो थी आपकी पावापुरी, और इसी में दो राजधानी इसकी पावापुरी भी थी और कुशीनगर भी थी। जैसे आप कुशीनगर को देखें तो ये जो है आपका कुशीनगर वाला क्षेत्र ये है, बिहार के साथ सीमा बनाता है कुशीनगर। तो ये आपका कुशीनगर वाला क्षेत्र। और इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो देवरिया है और गोरखपुर क्षेत्र। तो देवरिया भी यही है और गोरखपुर भी। देखो ये आपका गोरखपुर वाला क्षेत्र और ये आपका देवरिया वाला क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये वाला क्षेत्र, ये पूरी तरीके से कहाँ आता था? ये 16 महाजनपदों में, अर्थात मल्लों की ये राजधानी था। फिर आपके पास काशी। काशी की वर्तमान स्थिति जो है वो वाराणसी है, और इसकी राजधानी भी क्या थी? वाराणसी थी। तो जो वाराणसी है वो आप इलाहाबाद के पूरब में चलो, इलाहाबाद के पूरब में को चलेंगे तो ये आपका वाराणसी वाला क्षेत्र, ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका वाराणसी वाला क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है 8वें नंबर का चेदी। वर्तमान स्थिति कहाँ है इसकी? बांदा। और राजधानी क्या थी इसकी? शक्तिमती। तो वर्तमान स्थिति जो है बांदा, और राजधानी क्या थी? शक्तिमती इसकी राजधानी थी। तो ये तो हो गई 16 महाजनपदों की कहानी। 16 महाजनपदों के बाद में हम यदि इसे आगे लेकर बढ़े तो बुद्ध के समय में हम देखते हैं अगर, तो बुद्ध बौद्ध धर्म आपने हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, लेकिन हमें यहाँ पर केवल उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पढ़ना है, तो हमें केवल इतना ही पढ़ना है। तो बौद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? वो उत्तर प्रदेश में दिया था। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? सारनाथ में। वाराणसी के सारनाथ में ही बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहाँ पर दिया था। और जो प्रथम उपदेश दिया था उसी को ही क्या कहा गया? उसी को ही बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। तो प्रथम उपदेश को ही हमने क्या नाम दिया? प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया था। और बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। तो श्रावस्ती कहाँ है? तो श्रावस्ती ये है आपकी, ये आपकी श्रावस्ती। तो सबसे ज्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए थे। और किस भाषा में दिए थे? देखो जो यहाँ की जन जानने की भाषा थी, अर्थात जो इनकी अपनी लोकल भाषा थी, उसी में ही इन्होंने उपदेश दिए थे। तो क्योंकि देखो यदि आप बच्चे को पढ़ना सिखाएंगे और अपनी भाषा में ही पढ़ना सिखाएंगे, जो उसकी पारिवारिक भाषा है या जो वहाँ पर उस क्षेत्र में बोली जाती है, तो अच्छा खासा सीख जाता है। तो इसी वजह से बौद्ध धर्म भी क्या हुआ? बौद्ध धर्म बहुत आगे बढ़ गया। क्यों?
क्योंकि जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा थी और उसी भाषा में बुद्ध ने अपना उपदेश दिए थे। और सर्वाधिक वर्षा काल जो बिताए थे वो कौशल राज्य में बिताए थे बुद्ध ने। वैशाख महीने की पूर्णिमा पर ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और मृत्यु भी इनकी कब हुई थी? जो पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। वैशाख महीने की पूर्णिमा पर ही ज्ञान की प्राप्ति और वैशाख महीने की पूर्णिमा पर ही इनको मृत्यु प्राप्त हुई थी। तो इसी वजह से बौद्ध धर्म में जो है वो वैशाख पूर्णिमा जो है वो बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। अच्छे खासे अच्छे तरीके से इसको मनाया भी जाता है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर कहाँ है? देखो, बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में आएंगे तो आप देवरिया से थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, जो मल्लों की राजधानी थी, ये वाला कुशीनगर। यहाँ पर कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसी कारण उत्तर प्रदेश को बुद्ध का क्या कहते हैं, पालना कहा जाता है। क्योंकि ज्यादातर कार्य कहाँ हुए? देखो, यदि इनके जन्म को छोड़ दिया जाए, तो जन्म तो इनका उत्तर प्रदेश में नहीं होता, वो तो नेपाल में जाकर होता है। तो इनमें इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, सबसे ज्यादा वर्षा काल इन्होंने उत्तर प्रदेश में बिताए, सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने उत्तर प्रदेश में दिए, और मृत्यु भी इनकी कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। और इन्हीं की मृत्यु या इनके महाज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? निर्वाण की प्राप्ति कहा जाता है। महाज्ञान की प्राप्ति को ही निर्वाण की संज्ञा दी जाती है, और इनकी मृत्यु को कहा गया था महापरिनिर्वाण। तो ध्यान रखना है कि कुछ पॉइंट, प्रथम जो इन्होंने उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र परिवर्तन नाम दिया गया, और जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे निर्वाण कहा गया, और मृत्यु को इनकी को महापरिनिर्वाण के नाम से यहाँ पर वो जाना गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर। अब देखो कुशीनगर में क्या है, कुशीनगर के बारे में भी देख लेते हैं कि कुशीनगर क्या है। कुशीनगर से हमें क्या क्या मिला? देखो, ये है आपका कुशीनगर। फिर से बताता हूँ, क्योंकि इसी तरीके से यदि आप याद रखने का प्रयास करेंगे, जब भी आपको कुछ जिले याद हो पाएंगे और जब भी सीमाओं के बारे में उनकी में हम जान पाएंगे। तो कुशीनगर से ही अशोक का 8वां शिलालेख मिला है। शिला क्या होते हैं? पत्थर पर लिखे गए लेखों को ही हम शिला कहते हैं। जैसे पाषाण कह लो, पत्थर कह लो, या शिला कह लो, तो मतलब क्या है, तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं। तो अशोक का 8वां शिलालेख कहाँ से मिला है? अशोक का 8वां शिलालेख जो मिला है वो कुशीनगर से। कनिष्क के सिक्के भी आपको कुशीनगर से ही प्राप्त हुए हैं। जो कनिष्क था, कुषाण वंश का, मैं एक कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था ये कनिष्क, और कुषाण वंश की स्थापना की थी कुजुलकड फिसिस ने। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान और हेवेनसोंग। फाइयान जो आया था वो विक्रमादित्य द्वितीय के समय में भारत आया था, और हेवेनसोंग जो आया था, हेवेनसोंग आया था आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में। दोनों को याद रखने, किस किस के शासनकाल में कौन कौन आया। तो फाइयान पहले आया था और हेवेनसोंग बाद में आया था। तो इनका विवरण भी आपको कुशीनगर में ही देखने को मिल जाएगा, या इन्होंने कुशीनगर का विवरण भी अपनी पुस्तकों में दिया है, जैसे सीयू की है, फोक्यू क्यू है। तो इनकी ये पुस्तकें हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अयोध्या या फैजाबाद कह लो, या अयोध्या कह लो आज आज की डेट में। और जब हम अयोध्या को लेकर आगे बढ़ेंगे, देखो अयोध्या में क्या क्या हुए। अयोध्या में जब आपने देखा होगा कि जब मौर्य साम्राज्य वंश का अंत हो गया, मौर्य साम्राज्य के खंडरों पर जो मौर्य शासक था, अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ, और बृहद्रथ की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके मगध में शुंग वंश की नींव डाली थी, और ये भारत का पहला ब्राह्मण वंश था। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो अयोध्या में के आसपास ही में, अयोध्या में देखो पुष्यमित्र शुंग से संबंधित बहुत कुछ मिलेगा। जैसे यह पुष्यमित्र शुंग से संबंधित था, यह शुंग वंश का संस्थापक था। कौन? पुष्यमित्र शुंग। किसको इसने, किसकी में हत्या की थी? बृहद्रथ की हत्या। अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके इसने गद्दी को हथियाया था। भारत का पहला ब्राह्मण वंश था ये। इसने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ, अब देखो इसकी जो जानकारी मिलती है वो अयोध्या लेख से ही मिलती है। और सीधा सीधा पूछा था पेपर में कि जो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो उसकी जानकारी मिलती है हमें अयोध्या अभिलेख से, या अयोध्या लेख से। और अयोध्या का प्राचीन नाम जो था वो अयोध्य जसा था। अयड जसा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अयोध्य जसा। प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? जो था, आप देखेंगे प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र जो था वो मथुरा था। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखो, जैन धर्म में यदि मैं बात करूं, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24। सबसे फेमस कौन थे? महावीर जी। तो इनमें से 5 का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से भी 5 का जन्म अयोध्या में हुआ। कौन कौन से? ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदन, सुमति, सुमति नाथ है ये, और ये है आपके अनंतनाथ। तो तीनों का जो जन्म, इन पांचों का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ? अयोध्या में ही हुआ है। और जो 2 तीर्थंकर है उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये अयोध्या के बारे में इतना कुछ हो गया। अयोध्या के बारे में इतना ध्यान रखना। जो 24 में से 2 तीर्थंकर हुए,
जिनका जन्म वाराणसी में हुआ। दो तीर्थंकरों को, एक तो है सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ और 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ सातवें तीर्थंकर, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे आप, देखो यदि आप देखें कौशाम्बी, कौशाम्बी में छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म हुआ था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और श्रावस्ती, श्रावस्ती में तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ का जन्म हुआ था। यदि आप देखें तो टोटल कितने हो गए, देखो पांच तो ऊपर हो गए, पांच दो आ गए आपके वाराणसी में सात, और छठे हो गए आठ और नौ। तो 24 में से यदि आप कहें 24 में से नौ का जो जन्म हुआ है, नौ तीर्थंकरों का जन्म हुआ है, वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। सीधा सीधा पूछ सकता है, जैसे महाजनपदों को पूछता है कि 16 महाजनपदों में से कितने उत्तर प्रदेश में थे, तो आठ। उसी प्रकार से यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि 24 तीर्थंकरों में से कितने यहाँ पर थे, तो नौ। नौ तीर्थंकरों का जन्म जो हुआ था, वो आपका कहाँ हुआ, वो आपका पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, अब देखो हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लेते हैं कि हर्षवर्धन का समय काल क्या है, क्या कहता है हर्षवर्धन का के बारे में। देखो हर्षवर्धन जो था, इसका जो समय काल माना जाता है वो 606 से 647 तक के बीच का माना जाता है। ये ऐसा माना जाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये अंतिम हिंदू राजा था। इसके बाद में मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ हो जाते हैं, और कोई हिंदू राजा बाद में बचता भी होगा तो इक्का दुक्का बचता है। लेकिन फिलहाल अंतिम राजा, अंतिम हिंदू राजा की जो उपाधि दी जाती है वो हर्षवर्धन को ही देखने को यहाँ पर मिलेगी। आप क्या क्या कार्य किए हैं हर्षवर्धन ने, देखो इसकी, देखो हर्षवर्धन की जो दूसरी राजधानी थी वो तो ही कन्नौज, इसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। तो ये जो राज्य करता था ये प्रतिष्ठान में करता था। इनकी जो राजधानी थी, पहली राजधानी थी, वो प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान कहाँ पर थी, हरियाणा। हरियाणा में इसकी प्रतिष्ठान पहली राजधानी थी। लेकिन क्या हुआ, जो इनके ये इन्होंने मौखरी शासक थे, मौखरी शासकों में अपनी बहन का ब्याह कर दिया, और वो कन्नौज थी। जो मौखरी शासक था उसकी हत्या हो जाती है, और जो उसकी हत्या हो जाती है तो क्या होता है कि इसकी अपनी बहन के कहने पर ही जो हर्षवर्धन था वो यहाँ पर शासन करता है, और इसी वजह से कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाकर चलता है। और कन्नौज उस समय पर व्यापार की दृष्टि से बहुत ही सुदृढ़ था, सुदृढ़ अवस्था में था पूरी तरीके से। तो इसी वजह से कन्नौज को इसे दूसरी राजधानी अपनी बनाना पड़ा। तो द्वितीय राजधानी किसकी थी, हर्षवर्धन की। तो कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था, तो कन्नौज का प्राचीन नाम आप याद रखेंगे कान्याकुब्ज था। कन्नौज का प्राचीन नाम कान्याकुब्ज आपको देखने को मिलेगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज को महोदयश्री या महोदय नगर भी कहा जाता था, ये भी ध्यान रखना है। और प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग, इसके बारे में पीछे ही बताया मैंने, ये भारत आया था, और लगभग 15 वर्ष तक ये भारत में रहता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आएगा, और हर्षवर्धन का शासन भी देखेगा ये पूरी तरीके से। और इसने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है वो सीयू की में लिखा है। तो ध्यान रखना है कि ह्वेनसांग की कौन सी पुस्तक है, सीयू की। इसी पुस्तक में अंतरजी खेड़ा का, अंतरजी खेड़ा नामक स्थान को पी लो सा ने कहा है इसने, अर्थात जो कासगंज में है अंतरजी खेड़ा, जहां से लोहे के साक्ष्य मिले हैं, वो उसको इसने ये नाम दिया, पीलो सा न कहा है। और कन्नौज पर सबसे लंबे समय तक शासन जो कर रहे थे, सबसे हर्षवर्धन के बाद में त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो जाता है, और त्रिपक्षीय संघर्ष में एक गुर्जर प्रतिहार भी थे। और इन्हीं सबसे ज्यादा ये कह लें कि गुर्जर प्रतिहार अंततः जीतते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष में। और जब त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः ये गुर्जर प्रतिहार जीतते हैं, तो ये ही कन्नौज पर सबसे लंबे समय तक शासन करेंगे। लेकिन 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था, और यहीं से इसकी कहानी जो है, या ये कह लो कन्नौज अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। उसके बाद में आप प्रयागराज को देखें, प्रयागराज में क्या क्या मिला है। देखो प्रयागराज के बारे में यदि आप देखेंगे तो इस तरह से देखो, प्रयागराज से क्या क्या मिला है। अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख यहीं से प्राप्त होता है। जो अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ से, प्रयागराज से मिलता है। और अशोक की रानी थी कारुबाकी के द्वारा दान करने का उल्लेख भी इसी अभिलेख से मिलता है। और इसी अभिलेख को हम क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख भी कहते हैं। तो दान, मौर्य काल में दान करने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो रानी अभिलेख से, या फिर प्रयाग स्तंभ अभिलेख से। और प्रयाग प्रसिद्धि की समुद्र को, गुप्त वंश का प्रतापी शासक था समुद्रगुप्त, और इसी समुद्रगुप्त का राज कवि था हरिसेन। तो प्रयाग प्रसिद्धि, प्रसिद्धि क्या होती है कि अपने राजा की प्रशंसा में लिखी जाती है। तो प्रयाग प्रसिद्धि की रचना जो की थी वो किसने की थी, हरिसेन ने। किसके लिए की थी, समुद्रगुप्त का ये राजकवि था, जिसमें विजयों का वर्णन मिलता है। इसमें इसके विजयों का वर्णन किया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर भारत के 12 राज्यों को इसने जीता, दक्षिण भारत के 9 राज्यों को इसने जीता। तो उनके बारे में जानकारी, आठविकों के बारे में जानकारी, विदेशी आक्रमणों के बारे में जानकारी, वो सब कहाँ से मिलती है,
वो समुद्रगुप्त की जो के बारे में जो जानकारी मिलती है वो प्रयाग प्रसिद्धि से ही मिलती है, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। गढ़वा नामक स्थान से कुमार गुप्त के 2 अभिलेख और स्कंदगुप्त का 1 अभिलेख प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रखना है कि गढ़वा नामक स्थान से कुमार गुप्त का, ये गुप्त वंश के ही हैं दोनों, कुमार गुप्त का 1 और स्कंदगुप्त का 2 अभिलेख यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुमार गुप्त के काल में ही अभिलेख सर्वाधिक प्राप्त होते हैं, अर्थात कुमार गुप्त के काल के जो सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त होते हैं वो हमें यहीं से प्राप्त होते हैं, प्रयागराज से ही। फिर आपका भीतरी गुफा अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? ये गाजीपुर से, उत्तर प्रदेश में है गाजीपुर, तो यहीं से भीतरी गुफा अभिलेख जो मिलता है वो गाजीपुर से, जो किसका है? स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त के समय का है तो स्कंदगुप्त का ही होगा। गुप्त काल में एक हुए हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है, जो भीतरी गुफा अभिलेख से मिलती है। हूणों के राजा तोरमाण को स्कंदगुप्त ने ही पराजित किया था। पूछ सकता है कि हूणों के राजा तोरमाण को किसने पराजित किया था, तो स्कंदगुप्त ने ही पराजित किया था। भारत का प्रथम भारत का प्रथम जो मंदिर है वो गुप्त काल में बना था। ये भी ध्यान रखना है कि भारत का प्रथम मंदिर गुप्त काल में बना था, जो दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में है। ये भी ध्यान रखना है कि भारत का प्रथम मंदिर गुप्त काल में बना कौन सा है? तो दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर। जो ललितपुर आप देखते हैं नीचे, बिल्कुल नीचे की ओर लटका हुआ है, यदि आप उत्तर प्रदेश को ऐसा मान लें, बिल्कुल ऐसे उत्तर तीनों ओर से ये मध्य प्रदेश से ही घिरा हुआ है, तो यही ललितपुर में आपको देखने को मिलेगा। और देवगढ़ से ही चंदेल शासकों के अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ से हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो देवगढ़ से भी चंदेल शासकों के अभिलेख प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आपका गुप्त काल में ही भीतर गांव मंदिर का निर्माण हुआ, जो कहाँ है? जो कानपुर में है। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। यह ईंटों द्वारा बनवाया गया पहला मंदिर है। लेकिन ये देखो, कंफ्यूजन नहीं रखना है कि गुप्त काल का पहला बना हुआ मंदिर कौन सा है। तो गुप्त काल में पहला मंदिर बना था देवगढ़ का दशावतार मंदिर। लेकिन यदि वो पूछ ले कि गुप्त काल में पहला मंदिर कौन सा था जो ईंटों से बना था, तो ईंटों से बना था भीतर गांव मंदिर, जो कहाँ है? कानपुर में। तो इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। और इसी ने सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। कब की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शक शासकों को हराने के उपलक्ष्य में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो मक्खली घोषाल। और मक्खी घोषाल का भी जन्म कहाँ हुआ था? श्रावस्ती में। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मक्खी घोषाल ने। और इसका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था श्रावस्ती में। आजीवक संप्रदाय को मानने वाला कौन था? बिंदुसार। मौर्य वंश का शासक था ये। मौर्य वंश का शासक होने के साथ साथ ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। और सारनाथ स्थान स्थान पर ही धमेक स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। लेकिन कुछ इतिहासकार किसे मानते हैं? कुछ इतिहासकार पुष्यमित्र शुंग को भी इसका, ये मान लो, वो मानते हैं। पुष्यमित्र शुंग को भी इसका जन्मदाता कह लो या कुछ भी कह लो, वो मानते हैं आप इसको। अब आप देखो, ये तो हो गया आपका प्राचीन भारतीय इतिहास, वो प्राचीन यूपी का इतिहास, यूपी इतिहास, प्राचीन यूपी इतिहास हो गया। देखो, थोड़ा सा लंबा था क्योंकि हमें कुछ पॉइंट तो हमें याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमें क्या है कि डिटेल से तो पढ़ना ही है, क्योंकि जहां से सवाल बनते हैं वहां से अक्सर, और जहां से सवाल बने हैं वो ही पॉइंट मैंने ज्यादातर यहाँ से उठाने का यहाँ पर प्रयास किया है। और उसके बाद में यदि आपको लगता है कि लेक्चर की पीडीएफ होनी चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वहां से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी प्रकार की, यदि आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी आप मेल कर सकते हैं। किसी के भी, जैसे आपको हिस्ट्री के नोट चाहिए या यूपी स्पेशल के नोट चाहिए या फिर ज्योग्राफी के या अदर किसी भी सब्जेक्ट के कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी आपको नोट्स की आवश्यकता है, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।